नमस्कार। बड़ी बिंदी की इस साप्ताहिक श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सभी बड़ी बिंदियां जो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी हैं या आगे जुड़ने वाली हैं, हम आपको बताते चले कि आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं अंशु श्री सक्सेना मैम, जो कि रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। ये बनारस से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी, जो कि हम सारे जानते हैं विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ से अपनी पढ़ाई की है और अब ये हैदराबाद में रहती हैं। इनका साहित्य में काफी रुचि रही है और साहित्य के क्षेत्र में जो हम देखते हैं इनकी रुचि रही है यात्राओं में। तो आज हमारा विषय भी कुछ ऐसा है कि जो यात्राएं हैं उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो हम यात्रा और साहित्य पर आज बात करेंगे। इससे पहले अंशु मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बड़ी बिंदी के इस मंच पर। धन्यवाद अंजलि। सभी बड़ी बिंदियों को मेरा सप्रेम अभिवादन, सादर प्रणाम। और आपके मंच पर आकर मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज आप सबने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, अपने विचारों से आपको अवगत कराने का। धन्यवाद अंजलि। तो मैम, आज की वार्ता हम शुरू करते हैं। क्योंकि आज बात यात्राओं पे करने वाले हैं और यात्रा और साहित्य ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें आए दिन हम इनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आजकल के समय में यात्राएं बहुत सुगम हैं। अब वो समय नहीं रहा जब हमें कहीं से कहीं जाने के लिए बहुत समय लगता था। अब हमें 1.5 घंटा लगता है, हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पहुंच जाते हैं। तो ये तो रही यात्राओं की बात। तो जब हम इतनी यात्रा करते हैं, जिनका लेखन में रुचि है वो उसको अपने अनुभवों के आधार पर अपनी लेखनी में भी कहीं ना कहीं उतारते हैं। और अगर हम ये कहें कि मानव जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं यात्रा प्रवृत्त हमेशा से रहा है। आदि मानव हमने देखे, वो गुफाओं में रहते थे और फिर उन्होंने जगहें छाननी शुरू की कि क्या उनके लिए सुरक्षित जगह है। बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि अपने अनुभवों, अपनी यात्राओं के अनुभवों के आधार पर जीवन उन्होंने परिवर्तित किया। तो मानव के स्वभाव पर यात्राओं का क्या प्रभाव पड़ता है, पहले तो आप हमें इसके विषय में कुछ बताएं। यात्राएं हमें बौद्धिक रूप से समृद्ध करती हैं। जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया, आदि मानव यात्राएं करते थे। यात्राओं से उन्होंने अपने लिए जो सुगम स्थान थे उनके रहने लायक, वो उन्होंने चुने और फिर सभ्यताएं विकसित हुई, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो नील घाटी सभ्यता हो। तो यात्रा करने से इंसान का बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ में उसकी वो जिन जगहों पर जाता है वहाँ के परिपाटियों को, वहाँ की परंपराओं को, वहाँ के लोगों से मिलकर उनके बारे में जानना। यात्रा करना केवल एक स्थान की यात्रा करना नहीं होता। यात्रा करना मतलब उस स्थान को पूरे उस स्थान को उसके समग्र रूप में स्वयं में जज्ब कर लेना। मतलब आप कहिए कि उस चीज को पूरा एब्जॉर्ब कर लेना अपने भीतर। तो यात्राएं अवश्य सभी को समृद्ध करती हैं, मेरा तो यही मानना है। जी, क्योंकि अंशु मैम, आपने बात कही कि यात्राएं सिर्फ हम शारीरिक रूप से एक यात्रा नहीं करते हैं, हम एक मानसिक रूप से भी यात्रा करते हैं। तो मैं इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि बनारस जाना एक सपना रहा कभी किसी का, सालों साल उसने सोचा, उसकी कल्पना में हो सकता है वो शहर कुछ अलग हो, और जब वो जाता है तो वो शहर कुछ अलग होता है, उसकी कल्पना से कुछ इतर दिखता है उसको। तो जब ये एक भिन्नता वो पाता है, तो क्या कहीं इन चीजों का भी उसके लेखन में कुछ फर्क दिखता है कि मैंने इमेजिन तो कुछ और किया था, शायद कुछ और रूप देखा था, या वो बहुत सुंदर था, या हमें उससे कहीं ज्यादा सुंदरता देखने को मिली या नहीं मिली, XYZ कुछ भी हम उसमें सोच सकते हैं। ये जो भिन्नता पाते हैं हम अपनी कल्पनाशीलता में और यथार्थ में, इसका भी कुछ फर्क पड़ता है हमारे लेखन पे? बहुत अधिक फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसा आपने बनारस का एग्जाम्पल दिया, बनारस केवल एक शहर नहीं, बनारस एक अलग ही संस्कृति है। तो जब तक आप बनारस की संस्कृति को नहीं समझेंगे तब तक आप बनारस को नहीं समझ सकते। तो जब कोई, मान लीजिए कोई यात्री आता है, उसके दिमाग में केवल बनारस के घाट, बनारस के मंदिर, सिर्फ वो है। लेकिन अगर वो वहां पहुंचकर उसकी कल्पना में केवल घाट और मंदिर हैं मान लीजिए, लेकिन वहां पहुंचकर जब वो यथार्थ में बनारस को जीता है, बनारस के लोगों से मिलता है, तो अवश्य उसमें भिन्नता उसको अवश्य ही मिलेगी।
क्योंकि किसी भी स्थान में, बनारस का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी भी स्थान पे, जैसे लेह लद्दाख में गई, लेह जी लद्दाख की खूबसूरती सभी को पता है। मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन था कि हाँ पहाड़ होंगे, झीलें होंगी और बहुत खूबसूरत होगा, नदियां होंगी। लेकिन जब मैं वहां गई, वहां के लोगों से मिली, उन लोगों के घरों को देखा, उनके खान पान को देखा, तो लेह लद्दाख की खूबसूरती और ज्यादा मुझे भाई, जितना मैं सोच के गई थी उससे कहीं अधिक वो मुझे सुंदर लगा। तो कल्पना और यथार्थ में अवश्य फर्क होता है। कई बार उल्टा भी होता है, जैसा कि आपने कहा, कई बार हम सोच के जाते हैं वो जगह बहुत सुंदर होगी, लेकिन वहां के लोगों से मिलके वो अपनापन, वो गर्मजोशी नहीं मिलती, तो लगता है नहीं, मैंने तो जैसा सोचा था ये स्थान वैसा नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कल्पना और यथार्थ में जितना फर्क है, वो यात्राओं में भी वैसे ही फर्क हमें अक्सर अनुभव होता है। जी। मैं एक बात और पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि बाई चांस की बात है कि आज हमारी आपसे बात हो रही है, और बाई चांस में कुछ एक उसको यात्रा वृत्तांत कहना कितना ठीक होगा। अगर आप परिचित जरूर होंगी मानव कौल के नाम से, मैं मानव कौल को ही पढ़ रही थी, जीता जागता प्रेत, उनकी एक किताब हम्म। है, मैं उसे ही पढ़ रही अच्छा थी अच्छा। अभी पिछले कुछ दिनों में। और आप उसमें मानव कौल काफी यात्राएं करते हैं और अपने यात्राओं के अनुभव लिखते हैं। वो किसी विदेश में चले जाते हैं, विदेश में उनको जहाँ भाषा आती है, और वो वहां पे रह के अपने अनुभव उस किताब में लिखते हैं। तो बीइंग अ पाठक एक अजीब सा रोमांच होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं। मैं किसी यहाँ बैंगलोर के अपने कमरे में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के किसी गांव में खो जाती हूँ, और फिर आपको फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या चल रहा है। ये एक यात्रा वृत्तांत की खूबी मैं कहूंगी की है। तो शायद यही विशेषता है जो उसे बाकी शैलियों से भिन्न बनाती है यात्रा वृत्तांत की। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी लेखिका हैं, आप भी साहित्य से जुड़ी हैं, आप भी यात्राएं करती हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, एक यात्रा वृत्तांत लिखने की सफलता इसी में है कि जब पाठकों को उसे पढ़कर रोमांच हो और पाठकों को ये लगे कि वे सशरीर उस स्थान पर पहुंच गए। मतलब वो आपकी आंखों से उस स्थान की मतलब पूरे उस स्थान को आप महसूस कर पा रहे हैं। जी तो मानव कौल जी को हालांकि मैंने नहीं पढ़ा है, अब मैं अवश्य उन्हें आगे पढ़ूंगी। परंतु ये आपने सही कहा कि यात्रा वृत्तांत लिखने की खूबी या लिखने की सफलता या लिखने का तरीका वही सही माना जाएगा जब आप पाठकों को पूरी तरह से उस घुमक्कड़ी में, अपनी घुमक्कड़ी में उन्हें डुबो लें। बिल्कुल। मतलब पाठकों और को भी भारत, वही आनंद आए जो आपको घूमते हुए आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। और भारत में तो हम कहें अंशु मैम, ये इतिहास रहा है कि हाँ, न जाने कितने यात्री, हमारा देश इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ है कि न जाने कितने इतिहास में कितने यात्री यहाँ आए। हम देखते हैं मैगस्नीज हो या ह्वेनसांग हो या इब्न बतूता हो या बौद्ध धर्म के लिए कितनी यात्राएं करी, अशोक हो, यात्राएं करी गई और बाद में उसके बारे में लिखा। तो उस तरह से देखिए तो हमारा जो इतिहास है वो बहुत समृद्ध रहा है यात्राओं की। अगर हम चर्चा करें उस विषय पे, तो अगर उस वक्त के भारत में, क्योंकि जो नाम मैंने लिए काफी प्राचीन काल के नाम हो चुके हैं अब, और अब जो यात्रा वृत्तांत लिखे जाते हैं वो बहुत अलग तरह से लिखे जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पिछला इतिहास हम लेते चले आए हैं भारत में अपनी यात्राओं का और साहित्य पे उसके प्रभाव का, अभी आप क्या भिन्नता पाती हैं तब में और अब में? भिन्नता तो देखिए लेखन शैली में तो है ही, प्लस ये कि समाज बहुत बदल चुका है। उस समय का समाज जब ह्वेनसांग या मार्को पोलो या फाहियान आए जी होंगे, उस समय जो हमारा स्वर्णिम इतिहास था, जिसको हम स्वर्णिम इतिहास ही कहते हैं क्योंकि सभी को पता है सोने की चिड़िया था भारत। जी तो उस इतिहास को जो उन्होंने लिखा, उस गौरवशाली इतिहास को लिखा, हम तो जस्ट उसको पढ़कर, महसूस कर कर, देख कर उसको शब्द देने का प्रयास करते हैं। लेकिन यात्राओं की यदि आप कहिए लेखन शैली, तो लेखन शैली तो निश्चित रूप से बहुत अधिक बदल चुकी है। अति प्राचीन काल से अभी तक, अभी क्या है कि हर जानकारी आपको गूगल पे अवेलेबल है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यात्राएं नहीं करते हुए भी गूगल
करके उसके बारे में लिख सकते हैं। तो फर्क तो यही आया है कि भाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन मुझे फिर भी वही लगता है कि जो आप खुद महसूस करते हैं जब आप उन यात्राओं में होते हैं, आप सिर्फ शरीर के साथ उन यात्राओं में नहीं होते हैं, आपका मन भी एक अलग यात्राओं में चलता रहता है, साथ में यात्रा करता रहता है, और मन की यात्रा बहुत भिन्न होती है शरीर की यात्रा से। तो जब उसको शब्दों में उतारने का प्रयास होता है, तभी मतलब वर्तमान लेखन शैली में मुझे लगता है कि ये पुट होना ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा कि अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि कई बार हम पाते हैं कि जो मानसिक यात्राएं ऑफ कोर्स पहले ही शुरू हो जाती हैं कि मैंने किसी स्थान की, कुछ लेह लद्दाख की बात करें तो लेह लद्दाख में नहीं गई हूँ, तो लेह लद्दाख ऐसा होगा, ये कल्पनाशीलता में मैं सोचना शुरू कर देती हूँ, और फिर बाद में क्या होता है कि हमें वैसा वहां नहीं मिल पाता है कुछ, या वैसे उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मिलता है, तो कल्पनाशीलता चेंज होती है मेरी उसके आधार पर। तो क्या आप मानती हैं कि यात्राएं जो है वो हमारे लेखन को कहीं ना कहीं समृद्ध करती है, या वैसा ना मिलने पर अवरुद्ध भी करती है? मेरे केस में तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि समृद्ध करती हैं। जितनी जानकारी आपको यात्राओं से मिलती है वो किताबें पढ़कर भी मिलती है जानकारी। मैं ये नहीं कहूंगी कि किताबें पढ़ने से नहीं मिलती, परंतु किताबों के अतिरिक्त यदि आप यात्राएं करते हैं तो आप बौद्धिक रूप से, मुझे लगता है, और अधिक समृद्ध होते हैं। और लोगों से मिलकर, परंपराओं को जानकर, जो चीज आप आंखों देखी आप महसूस करते हैं ना, वो मुझे लगता है कि कहीं अधिक आपको समृद्ध करती है। तो मैंने अपने केस में तो ये पाया है, मैं अपना व्यक्तिगत विचार रख रही हूँ कि मुझे लगता है कि यात्राएं मेरे लेखन को तो समृद्ध करती हैं। हालांकि ये जरूर है कि कई बार मुझे समय नहीं मिल पाता यात्राओं के बीच कि मैं लिख पाऊं, लेकिन हाँ, वो कहानियां मेरे जहन में, जैसे मैं किसी से मिली, मान लीजिए कोई इंसान ऐसा मिला जिसके चेहरे पे ही मुझे कोई कहानी दिख गई, तो वो कहानी मेरे दिमाग में रहती है, और फिर जब समय मिलता है तो वो कागज में के पन्नों पर उतरती है, या किसी के चेहरे को देखकर या किसी जगह को देखकर कोई कविता की कोई पंक्ति दिमाग में क्लिक कर गई, और फिर उसके बाद वो एक पूरी की पूरी कविता बन जाती है। तो मेरे लिए तो मैं मानूंगी कि यात्राएं समृद्धि ही करती हैं लेखन। जरूर मैम, चूंकि हम आपकी यात्राओं की बात कर रहे हैं तो हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी किसी यात्रा का वृत्तांत हमें कुछ आप बताएं, और उसने आपके लेखन को कैसे प्रभावित किया, वहां की सामाजिक व्यवस्था ने आपके लेखन को कैसे प्रभावित किया। प्लीज हमें कुछ उदाहरण दीजिए। अभी रिसेंटली मैं छत्तीसगढ़ की यात्रा से आई हूँ। छत्तीसगढ़ भारत का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो, मतलब पूरा तो नहीं कहूंगी, छोटा हिस्सा अभी भी नक्सल प्रभावित है। और इतना खूबसूरत है छत्तीसगढ़, उतने ही खूबसूरत वहाँ के लोग हैं। जितना प्राकृतिक सुंदरता है, उतनी ही वहाँ लोगों की मन की भी सुंदरता है। तो अभी मैं रिसेंटली मुश्किल से 10 दिन पहले बस्तर की यात्रा से आई हूँ, छत्तीसगढ़ की बस्तर की यात्रा से। तो वहां पर एक स्थान है कांकेर घाटी प्राणी उद्यान। जी। तो वहां जब हम गए, और उस प्राणी उद्यान के अंदर एक गुफा है जिसमें ये चूना पत्थर, जो कैल्शियम के पत्थर होते हैं, उनसे पानी जब उनके साथ मिलकर वो अलग अलग सुंदर, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक संरचनाएं उस गुफा के अंदर देखने को मिलती हैं। जी। तो वो जब हम देखने गए तो वहां पर कुछ लड़कियां थीं, मतलब गुफा के बाहर ही सफारी से जाना होता है, जिप्सी जंगल सफारी, जैसा जी। कि मैंने कहा प्राणी उद्यान था। तो वो लड़कियां थीं, वो लड़कियां मुश्किल से 14-15 से बरस की उम्र से लेके 20-22 बरस तक की, एक छोटी सी झोपड़ी में, वो वहाँ के जो टूरिस्ट आते थे उनको कुछ खाने पीने का सामान, पूरी हो गई या पोहा हो गया या चने हो गए, इस तरीके की चीजें बना के देती थी। और बना के वो, मतलब प्लेटें नहीं उनके पास, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उन्हीं के दोने, जिनको हम बोलते हैं ना दोने, जी। जी। तो उन दोनों में वो देती थी, दे रही थी, और चाय वगैरह जो आप जैसी मांगे। तो हमने भी उनसे, भूख लग रही थी तो मांगा भाई, पोहे लिए उनसे।
तो मैंने ऐसे ही बात की उनसे, मैं जहाँ जाती हूँ थोड़ा सा बातचीत करने की आदत है मेरी। तो मैंने बिल्कुल। पूछा कि आप लोग ये ढाबा कैसे चला रहे हो, केवल लड़कियां चला रहे हो, आप लोगों को डर नहीं लगता? जी। तो अ, बोली कि नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगता। हमने कहा आप लोग पढ़ी हो? और वो लड़की, जी। उन सभी लड़कियों के पास मोबाइल था हाथ में, और मोबाइल में कुछ वो वीडियो या यूट्यूब जो भी देख रहे होंगे। मतलब आपस में करीब 10-12 लड़कियां थी और खूब हंस रही थी। और तो उसमें से एक लड़की जिससे मेरी बात हुई, मैंने पूछा आप पढ़ते हो? बोली नहीं, पढ़ते थे पहले। हमने कहा आप क्यों नहीं पढ़ते? तो बोली कि पढ़ के क्या करेंगे, जो पढ़ता है वो शहर चला जाता है। उसने अपनी भाषा में कहा, जो जी। पढ़ता है वो शहर चला जाता है। तो मैंने कहा अच्छी बात तो है, शहर देखना चाहिए, तुम्हें शहर नहीं घूमना है? तो उसने इतनी अच्छी बात कही कि नहीं, जो शहर जाता है वो और पढ़ता है और फिर देश छोड़ के चला जाता है, विदेश चला जाता है। तो मतलब आप अपने जिस स्थान पर आप रहते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप शहर में जा रहे हो, आप शहर से फिर विदेश चले जा रहे हो, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ देख रहे हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की ग्रोथ, बस्तर की ग्रोथ में मतलब आपकी रुचि नहीं है। ये उसने एक छोटे से सेंटेंस में बताया। तो मुझे जी। इतना उसका सुन के लगा कि मतलब कितनी बड़ी बात उसने कही कि जो ज़्यादा पढ़ता है, वो विदेश चला जाता है। फिर मैंने उससे कहा कि एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे एक फ़ोटो खिंचाओगी क्या? तो उसने इतने अविश्वास से कहा, बोली नहीं, मुझे आप जैसे शहरी लोगों के साथ फ़ोटो नहीं खिंचानी। आप लोग उन तस्वीरों का पता नहीं क्या करोगे। तो ये अविश्वास जो आम जनता के प्रति वहाँ के आदिवासियों का है, वो जी। देखकर मुझे, ये आप कहीं समाचार पत्रों में नहीं पाओगे, आप कहीं न्यूज़ चैनल्स पे नहीं पाओगे। इन पर कोई केवल आप बात नहीं वहाँ करता है। जाओगे। जी। हाँ, इस पर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि लेकिन जब आप उन जगहों के अंदर जाओगे, तब आपको पता चलता है कि वास्तविकता वो नहीं जो हमें दिखाई जाती है। वास्तविकता कई बार बहुत भिन्न भी होती है। तो मतलब वहाँ के लोगों में बहुत अविश्वास है बाहरी लोगों के प्रति। उन्हें विश्वास नहीं कि भई एक मुझ जैसी लेडी भी अगर उसके संग, उनके संग फ़ोटो खिंचाएगी तो उसका कुछ मिसयूज़ हो सकता है। तो ये यात्राएँ इस तरीके से आपको बिल्कुल। बहुत कुछ अलग भी सोचने पर कई बार मजबूर करती हैं। निश्चित रूप से। और जैसा कि हमें अभी एक कमेंट भी आया है हमारे व्यूअर का, तो हम देखते हैं कि राहुल संकृत्यायन एक ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने बकरी के ऊपर न जाने कितना साहित्य लिखा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि अमृतलाल बेगड़ है, इनका साहित्य हम देखते हैं। या फिर जितेंद्र भाटिया जी हैं, जिन्होंने कई देशों की यात्रा करी है और उस पर लिखा है। तो एक प्रश्न में ये राहुल संकृत्यायन के बारे में तो मुझे लगता है कि काफी बड़े तबके के बच्चों ने, जिन्होंने हिंदी मध्यम वर्गीय स्कूलों में पढ़ा है, वो सब एक कम से कम उनके नाम से वाकिफ हैं। पर बाकी मैं बिल्कुल। देखती हूँ कि अब उतने लेखकों के नाम, या अगर हम नहीं सुनते हैं तो नहीं पढ़ने में आ पाता है। आप कुछ इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि ये जो लेखन साहित्य, पहली बात तो साहित्य के प्रति रुचि पढ़ने की आजकल क्या कम हो गई है, आपको ऐसा लगता है? फिर उसमें भी जो एक ट्रैवल लॉग है, उसके ऊपर लोग कितना पढ़ने में रुचि आजकल रखते हैं, जबकि हमारे पास इतने समृद्ध लेखक रहे हैं। नहीं, पढ़ने में रुचि तो बिल्कुल कम हो गई है। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ आपसे कि आज की आज की जनरेशन, क्या कहूँ, मतलब जो हम लोगों की भी जनरेशन है, यदि आप पढ़ने को कहिए तो उनको लगता है कि, मतलब हमें लगता है कि जिन्हें शौक है पढ़ने का, वो उनकी बात छोड़ दीजिए। पर आप अगर एक सामान्य किसी से बात करिए, तो पढ़ना अब लोगों को लगता है अरे पढ़ के क्या करेंगे, इससे अच्छा उतना टाइम क्यों लगाएं, इससे अच्छा हम कोई ऑडियो बुक सुन लेते हैं। जी। ऑडियो बुक सुनते मतलब हम दूसरे काम करते हुए भी हम सुन सकते हैं, या कुछ भी इस तरीके का। तो पढ़ना, जो किताब को पढ़ के पेज पलटना, वो बहुत अब कम हो गया है। डिजिटल फॉर्मेट ज़्यादा है। प्लस आजकल की जो नई जनरेशन है, उसकी पढ़ने में रुचि, अ, इस तरीके की पढ़ाई में रुचि कम है। मुझे ऐसा महसूस होता है। और जहाँ तक आपने राहुल सांकृत्यायन की बात की, उनके बिना तो यात्रा साहित्य या बिल्कुल अधूरा है। उन राहुल सांकृत्यायन ने तो 4 बार तो उन्होंने केवल तिब्बत की ही यात्रा की।
लेह लद्दाख और तिब्बत 4 देखिए बार तो कितनी केवल। नजदीक से। अब यही बात, जैसा कि आपने उदाहरण दिया कि इसमें जिज्ञासा कितनी भरी होगी उस लेखक के अंदर कि उसने एक बार देखी वो वही जगह, अभी और रह गया जानना, अभी और रह गया वही जानना, और वही उसको गढ़ना अंदर। हाँ, उसे और ज्यादा महसूस करना है। मतलब किसी भी बिल्कुल। चीज को अगर आप जाइए और लगे कि हाँ भाई ये तो, मतलब मुझे इसी में रम जाना है, मुझे इस चीज को और अधिक जानना है, तो बार बार इंसान उस जगह जाता है। राहुल सांकृत्यायन की आप किन्नर के देश में पढ़िए तो आपको लगता है हिमाचल का कण कण कितना खूबसूरत है। मतलब बिल्कुल। इतना अधिक उन्होंने हिमाचल की खूबसूरती, और मतलब वैसे तो आप देखिए तो पहाड़, नदी, झरने किसको नहीं अच्छे लगते, लेकिन उस चीज को महसूस करके लिखना, उसकी भाषा को समझना, प्रकृति की भाषा को समझना, तो ये तो राहुल सांकृत्यायन जैसे महान लेखक ही कर सकते हैं। जी वैसे अगर बिल्कुल। आप बात करिए तो एक निर्मल वर्मा की भी एक यात्रा संस्मरण है, मैं नाम भूल रही हूँ, शायद चीड़ों के देश से या ऐसे ही कुछ नाम है उसका। इसमें उन्होंने यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। वो मैंने काफी साल पहले पढ़ी थी। जी। तो यात्रा, लेकिन वैसे ये बात तो सही है कि उपन्यासों और बाकी विधाओं के अपेक्षा यात्रा लेखन तो हमारे साहित्य में कम है। अच्छा, अब हम जब इतने लेखकों की बात कर रहे हैं, आपने इतनी किताबों के नाम हमें बताए यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि हर लेखक की एक अपनी शैली होती है। बात यात्रा की ही हो रही है, पर कोई उसे हास्य के रूप में कह रहा है, कोई उसे गंभीरता से कह रहा है, कोई शायद उसमें कहीं दुख देख रहा है, कोई उसमें अविश्वास देख रहा है। आपने बताया जैसे कि अभी उदाहरण दिया कि वहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं शहरीकरण की, ये बहुत शहरी लोगों के लिए बहुत अविश्वास है, तो एक सामाजिक व्यवस्था आपने वहाँ की देखी। तो ये जो अलग अलग शैलियां हैं उस बात को कहे जाने की, आपको क्या लगता है कि जो पाठक आजकल पढ़ते हैं, जिनको यात्रा वृत्तांत पढ़ने में कहीं ना कहीं रुचि है, किस चीज की तरफ वो ज्यादा खींचते हैं, या कौन सी शैली है जो पाठकों को ज्यादा आकर्षित करती है? साहित्यिक यात्राओं की मैं बात कर रही हूँ, यात्रा साहित्य की मैं बात कर रही हूँ, उन विषयों पर। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाठक जिस चीज से कनेक्ट करें, मतलब यदि आप दिल से लिखें और पाठक अगर उससे कनेक्ट करें, शैली कोई विशेष शैली की तो मैं नहीं बात करूंगी। कई बार कोई चीज आप हास्य शैली में बेहतर बता पाते हैं, और अगर पाठक उससे कनेक्ट करते हैं तो आपको वो शैली अच्छी लगेगी। परंतु मैं अपनी शैली की बात अगर करूं तो मुझे जो मैं खुद महसूस करती हूँ, जो मेरे अपने मनोभाव होते हैं, मैं केवल उन्हीं को लिखती हूँ। किसी विशेष शैली को मैं नहीं अपनाती। तो जो मनोभाव मेरे किसी भी जगह को देखकर मेरे मन में उत्पन्न होते हैं, मैं सीधा सीधा दिल से, बस जिसको कहिए ना, दिल के लिखे भाव जो है वो अ, उतर आते हैं पन्नों पर, तो बस मैं वैसा लिखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो दिल से लिखा जाए वो पाठकों के दिल तक तो अवश्य पहुंचता है। तो आपकी ही बात से जुड़ी एक बात और मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, जो आप महसूस करते हैं, आप यानी कि बहुत सब्जेक्टिव चीज है। हर हर किसी का एक अपना व्यक्तित्व होता यस है, यस यस, ये तो बिल्कुल उसका। पर्सनल व्यक्तिगत मैटर है। हो सकता है बनारस जाके जैसा मुझे बनारस के घाटों पे महसूस होता है, आपको शायद ना महसूस हो। मतलब ये बिल्कुल व्यक्तिगत विचार है, बिल्कुल इसमें मैं सहमत हूँ आपसे। बिल्कुल, यानी कि अगर मेरा व्यक्तित्व कुछ ऐसा है या मुझे कुछ चीज पसंद है, मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है, तो लेह लद्दाख जाके भी मैं उनसे ही जुड़ा कुछ देखूंगी, उनके व्यवहार में देखूंगी क्या फर्क है। या मुझे चाय बहुत पसंद है, तो चाय जब वहां की धुंध में उड़ती है, उस कप से धुआं निकलता है, तो वो कैसा दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि लेखक के पर्सनल व्यक्तित्व का उसकी यात्रा साहित्य में प्रभाव पड़ता है, या आपको क्या लगता है इस विषय में? बिल्कुल पड़ता है, पर्सनल व्यक्तित्व का बहुत अधिक पड़ता है। न केवल साहित्य में, मुझे लगता है हर लेखन में जो भी लेखक लिखता है उसका अपने पर्सनल व्यक्तित्व का अंश ही वो उतार रहा होता है। कल्पनाशीलता अवश्य होती है, परंतु जो उसके व्यक्तित्व से जुड़ी कल्पनाएं हैं वही पन्ने पर उतरती हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल 100% खरी बात है कि व्यक्तित्व का आईना ही होता है लेखन, किसी भी लेखक के लिए। कल्पनाशीलताएं अवश्य है,
तो मैं यही कहूंगी कि अगर 30% उसमें व्यक्तित्व है तो 70% कल्पनाशीलता है। और मेरे केस में ऐसा है कि मैं 50-50 रेशियो आप समझ सकते हैं, जी, जो मैं मैं उस लिखती हूँ प्रश्न में भी मैं उस प्रश्न पे आने वाली थी, वो ये कि मतलब यात्राएं बड़ी उस तरह से देखें तो बड़ी सजीव होती हैं, हम उनको पहले जीते हैं फिर हम उस पर कुछ कहते हैं। तो क्या बिल्कुल। यात्रा में भी फैंटेसी जोड़ी जा सकती है या उसमें भी कल्पनाशीलता ज्यादा हो सकता है मैंने अनुभव कम किया और कल्पनाशीलता ज्यादा रखी हो, ऐसा भी संभव है लेखन में? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसको देखकर आपके मन में कोई कहानी जन्म लेती है। अब व्यक्ति को आपने मान लीजिए 15 मिनट के लिए देखा, उसका व्यक्तित्व आपके दिमाग में एक छप गया जैसे। लेकिन जी, उसके बाद जो आप कहानी बुनेंगे, वो तो पूरी कल्पनाशीलता पर ही आधारित होगी ना। तो मैं निश्चित अपना ही रूप से। एक आपको उदाहरण बताऊँ, एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी कहीं और सामने की बर्थ पे एक नवविवाहिता बैठी थी अपने जी, सास-ससुर के साथ। जी, तो उस नवविवाहिता को मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो नॉर्म जैसे एक साधारण नववधू होती है, वो उस तरीके की नहीं थी। थोड़ी वाचाल, थोड़ी चंचल, उस तरीके की, और सास-ससुर बिल्कुल निरीह से उसके हर चीज़ को मान रहे थे, या जो वो कह रही थी वो हँसकर उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे। तो उस उसके व्यक्तित्व को मैंने समझिए आधे घंटे देखा होगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको उस व्यक्तित्व से मिलती-जुलती एक कहानी पूरी अपनी कल्पनाओं पर बुनी। तो मेरे लेखन में तो आप कह सकती हैं कि भई 50-50 रेशियो रहता है। 50% कल्पनाशीलता होती है, 50% ये वास्तविकता होती है। ये मैं कहानी और कविताओं की बात कर रही हूँ। जब जी, यात्रा संस्मरण लिखती हूँ तो इसमें कल्पनाशीलता का पुट थोड़ा कम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चूँकि हम इस विषय पे बात करें तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपके पर्सनली आपके कौन से यात्रा वृत्तांत हैं जो बहुत पसंदीदा हैं? उनके बारे में हमें प्लीज़ बताइए। अ, जैसे मैंने लेह लद्दाख की बात की, लेह लद्दाख मुझे बेहद पसंद है। पिछले दिनों पिछले कुछ महीनों पहले मैं हम्पी गई थी, कर्नाटक में हम्पी। जी, जी, जी। वहाँ की यात्रा ने मुझे बहुत बहुत अधिक खुशी दी, मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना, राहुल सांकृत्यान 4 बार क्यों गए? तो मुझे लगता है कि हम्पी एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे 4 नहीं शायद अगले 10 बार और जाना क्या चाहिए, किस चीज़ वहाँ ने के बारे आकर्षित में। किया आपको हम्पी में? वहाँ के इतिहास ने जो एक शहर था जो जिसको कहा जाता है द फॉरगॉटन एम्पायर, जी। तो राजा कृष्णदेव राय का। उस शहर को महसूस करना, वहाँ जाके वहाँ के खंडहरों में वहाँ के पत्थरों में, वहाँ के चट्टानों में आप लिखी कहानियाँ, इतिहास की लिखी कहानियाँ जब पढ़ने लगो, तो फिर वो मतलब वो काम बहुत रुचिकर होता जाता है मेरे लिए। तो वो एक यात्रा ऐसी है कि मुझे लगता है कि अ, मुझे शायद बार-बार करनी है यानी और कि मुझे बेहद पसंद है। किसी यात्रा में गहरे उतरते जाना और बिल्कुल, अब देखिए ना कुछ लोग यात्रा साहित्य लिखते हैं, हमने कई शिकार साहित्य भी पढ़े हैं। मेरी माँ बहुत पढ़ती है शिकार साहित्य, और शिकार साहित्य का मतलब मैंने ये भी देखा कि हम कई बार दूर से समझ लेते हैं वो शिकार किया जा रहा है, पर नहीं, वो जंगली जानवरों के बीच में कहीं रहते हैं और उनके विषय में लिखते हैं। जैसे कि विस्मृति के गर्भ में बहुत फेमस है और मैंने भी हुँ, उसके कुछ अंश पढ़े हुए हैं। तो ये हुँ, भी एक यात्रा है। इस तरह की यात्रा वृत्तांतों के बारे में आप, क्योंकि इसमें हम देखते हैं फिर इसमें प्रकृति और प्राकृतिक जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनके बारे में बहुत चर्चा देखने को मिलती है। तो देखिए ना कितना वृहद है यात्रा वृत्तांतों के बारे बिल्कुल, में बिल्कुल, बिल्कुल। कहा जाना। यात्राओं में आप एक नेचर फ़ोटोग्राफ़ी का भी एक बहुत बड़ा वो है। अ, तो और ये जैसा आपने कहा शिकार यात्रा, ये भी हालाँकि मैंने नहीं की है शिकार यात्रा। जी, मैं गई ज़रूर हूँ कई सारे प्राणी उद्यानों में, प्राणियों को देखा भी है, मुझे प्रकृति से प्रेम है, परंतु उनके बीच उनकी रहन-सहन को जानने की हिम्मत अभी तक मुझ में नहीं आई है। तो शायद भविष्य में ये भी करूँ। जरूर, जरूर। और ये बताइए कि जो अभी आपने पिछले कुछ समय में जो यात्रा की हो
और जिसके विषय में लिखा हो, किस यात्रा का आपने अपने लेखन में रिसेंटली प्रयोग किया है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं यात्राएं करती रहती हूँ और उसके बारे में लिखती रहती हूँ। हालांकि मुझे ज्यादातर फेसबुक पर ही लिखती हूँ जी। और मुझे अक्सर सलाह मिलती है कि मुझे एक यात्रा संस्मरणों पर किताब निकालनी चाहिए, किताब लिखनी चाहिए, परंतु अ, अभी इसके बारे में मैंने कुछ गंभीरता से सोचा नहीं है। तो यदि आप कहिए तो मैं अभी 2 दिन पहले ही आई हूँ वारंगल की यात्रा से। जी। वारंगल ये हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर है, जहाँ जी। पर कि बहुत ही सुंदर स्थान है। छोटी पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं, बेहद खूबसूरत झीलें हैं और विश्व धरोहर वाले मंदिर हैं। कई मंदिर हैं। एक रामप्पा मंदिर है, जिसको आज से समझिए 1200-1300 साल पहले बनवाया गया और वो इतना मतलब वो ऐसा मंदिर है कि जो कि 17वीं शताब्दी में जब बहुत बड़ा भूकंप आया तो भी उस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। मतलब उस जिन पत्थरों से वो बना हुआ है, वैज्ञानिकों ने उसकी पड़ताल की तो पता चला ये कुछ राम सेतु के तरह के पत्थर हैं जो कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में नष्ट नहीं होते। तो जी। इस तरीके की अनुभव रहते हैं। तो आप कहिए तो मैं वो कुछ पढ़ के प्लीज सुना प्लीज सकती हूँ, आज ही प्लीज मैंने लिखा सुनाइए। है। जी जी, प्लीज सुनाइए। दरअसल मेरा जन्मदिन था 3 दिन पहले, तो मैं अपने जन्मदिन पर इस घुमक्कड़ी पर निकली थी। बहुत तो शुभकामनाएं हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से जन्मदिन पर। थैंक यू। तो मैंने जो लिखा वो आप सुनिए। छुटपन वाले जन्मदिन मेरे लिए तब विशेष बन जाया करते थे जब मम्मी मेरे मनपसंद पकवान बनाकर बड़े प्यार से खिलाया करती। अब 55 की उम्र वाला जन्मदिन तब विशेष बन जाता है जब पतिदेव किसी ऐसे स्थान की घुमक्कड़ी करा दें जो कि लंबे समय से मेरी बकेट लिस्ट में हो। वारंगल एक ऐसा ही स्थान जहां जाने की इच्छा लंबे समय से मेरे मन में बलवती हो रही थी। कारण केवल एक था, वारंगल तथा इसके आसपास अत्यंत सुंदर विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक मंदिरों को देखना तथा यहाँ की सुरम्य, रमणीक, मनोरम, सुहावन सुंदरता को आप परिभाषित करें तो जितने भी पर्यायवाची शब्द मिलते हैं उनको एकसार करती झीलों में अपना अक्स देखना। इसीलिए मैं अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के उद्देश्य से मैंने वारंगल जाना चुना। हैदराबाद से वारंगल के रास्ते में ही लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर यादगिरी पहाड़ी पर भगवान विष्णु के यादगिरी पहाड़ी पर भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह तथा देवी लक्ष्मी की देवी लक्ष्मी का अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां दूर दूर से हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये वास्तविक मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जिसका सुंदरीकरण और नवीनीकरण पिछली सरकार ने किया है और इसे अब हजारों वर्ग मीटर में फैले एक भव्य मंदिर का रूप दिया है। दक्षिण भारत में इस मंदिर की मान्यता इतनी अधिक है कि यहाँ साधारण दिनों में भी दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो हम भी कतार में लगे और 3 घंटे की कतार में लगने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी ने हमें अपने भव्य तथा दिव्य दर्शन दिए। वारंगल से लगभग 60 किलोमीटर दूर रामप्पा मंदिर की ओर अब हम चल पड़े। ये मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। यदि इसके इतिहास की बात करें तो यह मंदिर 12वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के राजा गणपति के सेनापति
रेचा रेला रुद्रदेव ने बनवाया था। ये सब जानकारियां जो मैं लिखती हूँ वो अधिकांश वहाँ के पुजारी, वहाँ जो गाइड होते हैं, उनसे जब हम किसी भी ऐतिहासिक स्थान पे जाते हैं तो गाइड जो हमें बताते हैं, ये सब जानकारियां मैं उनसे जुटाती हूँ। या जी वहाँ के जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो बहुत कुछ इसके बारे में बताते हैं। जी तो ये इस तरीके से मैंने इस मंदिर का लिखा रामप्पा मंदिर। ये दुनिया का ऐसा अकेला मंदिर है जो कि मतलब जिसका नाम उसके वास्तुकार के नाम पर पड़ा है। मतलब रामप्पा राजा गणपति जो काकतीय वंश के राजा थे, उनके वास्तुकार थे, इस मंदिर के वास्तुकार थे, और उन्होंने 40 वर्षों तक मेहनत करके इस मंदिर को बनवाया था। तो बाद में फिर रुद्रमा देवी करके इस वंश में एक बहुत ही प्रसिद्ध रानी हुई, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया। तो मैंने इस मंदिर के बारे में लिखा है, इस मंदिर का उत्कृष्ट शिल्प कौशल अचंभित करता है। काले पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी, जिसे देखकर दांतों तले उंगली दबाने का मन करे। पत्थरों पर जिस तरह कहानियां उकेरी गई हैं, लगता है पत्थर अभी बोल पड़ेंगे। कहते हैं जब 17वीं शताब्दी में आए भीषण भूकंप के बाद भी मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, तब अंग्रेजों ने इस मंदिर के पत्थरों की जांच कराई। जांच में पता चला कि राम सेतु के भांति ही इस मंदिर के पत्थर भी पानी में तैरते हैं। इस मंदिर को भी अलाउद्दीन खिलजी के सिपर सालार मलिक गफूर ने बहुत हानि पहुंचाई। टूटे हुए हाथी, टूटे हुए नंदी, सब कुछ टूटा फूटा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। खैर, इतिहास कहाँ बदला जा सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा मैंने वारंगल के बारे में लिखा। देखिए, हमें यहाँ बैठाकर पूरा रामप्पा मंदिर के दर्शन करा दिए। और वहां पर झीलें भी बहुत सुंदर हैं, मैंने जैसा बताया। और झीलों में इतने तरीके के पक्षी हैं, बर्ड्स, मतलब वो बर्ड्स की चर्पिंग आप सुनिए ना, तो आपको लगता है कि मतलब आप इसी प्रकृति में कहीं खो जाएं। बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है, और सारे दृश्य को अपने आंखों में कैद कर लेने का मन करता है बस यहीं ठहर जाए। यही एक पल है जब जिंदगी है, मतलब जिंदगी है तो यही एक पल है, मतलब इस तरीके बिल्कुल, की। यात्राएं हमारे जीवन को बहुत समृद्ध करती हैं और हम बहुत सीखते हैं, और कहीं ना कहीं हमको चेंज तो लाके देती हैं, पर एक जीवन को जीने का एक नया तरीका जो हम सीख पाते हैं। कि जैसा कि आपने कहा, एक छोटे से शहर में, छोटी सी जगह पे आपने बताया लड़कियां अपना जीवन कैसे जी रही हैं, कैसे वो स्वावलंबन आप उनमें देखते हैं, और कई बार हम अपने भरे पूरे जीवन में भी कैसे निराशा ले आते हैं। तो हम यात्राओं से निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखते हैं, और हमें यात्राएं जरूर करते रहनी चाहिए। और अगर संभव हो तो, हो सकता है हर कोई उतना अच्छा ना लिख पाता हो, कोई लेखन में ना हो, पर क्यों ना हम उसे कलमबद्ध करें, कम से कम हमारे अनुभव जीवित रहेंगे। कभी हम डायरी खोल के देखना चाहें तो देख तो जरूर सकते हैं। तो मैं चलते चलते आपसे ये जरूर एक बात पूछना चाहूंगी कि हमारी बड़ी बिंदियों के लिए आप कुछ किताबें जरूर बताइए कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, और अगर आप कुछ और भी मैसेज उन्हें देना चाहें। किताबें मैं वो बता सकती हूँ जो मैं अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी हैं। अभी मैंने चंद्रकला त्रिपाठी मैम की चन्ना तुम उगी हो पढ़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे। इसके अतिरिक्त अनुराग वत्स की कविताएं पढ़ी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके के साहित्य में आपकी रुचि हो, पढ़ने की हैबिट जरूर डालनी चाहिए। भले ही आप दिन भर में आधा घंटा ही पढ़ें, 20 मिनट ही पढ़ें, लेकिन किताब को टच करके जो पढ़ने की अनुभूति है, उसको, उस अनुभव से अपने को अलग नहीं करना चाहिए कभी भी। और पुरानी किताबों की बातें तो सभी जानते हैं, उनमें आप शिवानी को पढ़िए, जी उसके बाद आचार्य चतुर्सेन को पढ़िए, निर्मल वर्मा को पढ़िए। तो मतलब एक जीवन का अलग ही पृष्ठ खुल जाता है यदि आप ऐसे लेखकों को पढ़ते हैं। तो आपको जिस कुछ तरीके का किताबें तो साहित्य पसंद। मैं ये भी जोड़ती चलूं, क्योंकि जो किताब मैं आजकल बता रही थी मानव कौन की पढ़ रही हूँ, कि आपको सोचना पड़ेगा समय के हिसाब से कि
पढ़ना आपको, आप इतना उसमें अपने आप को जज्ब कर देते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि अभी आप वहां एक्चुअली आप वहां उस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, यानी क्योंकि आपको वापस अपने आप को वहां से खींचना सच में कदम मुश्किल है। खींचने पड़ेंगे, कदम बिल्कुल। वापस खींचने कुछ पड़ते हैं। तो ये देखिए ना, ये कुछ जादू किताबें है हमारी ऐसी होती किताबों हैं, का। जी, 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 जिनसे जो किताब कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपके मन मस्तिष्क पे हमेशा के लिए तारी हो जाती हैं, मतलब तारी बिल्कुल, रहती हैं, उसका सुरूर तारी रहता है और उसके बाद खुद को डिटैच करना पड़ता है बिल्कुल, उससे खुद को। बिल्कुल। तो किताबों की खूबसूरती यही है, और पढ़ने के जो शौकीन हैं उनके लिए इससे बड़ी खूबसूरत नियामत कुछ और नहीं, जो किताबें अच्छी-अच्छी पढ़ने को मिलें। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा हमें आज अंशु मैम आपसे यहाँ पे बात करके, और बहुत कुछ हमने जाना, बहुत सारी यात्राएं करी आपने, हमें वारंगल का रामप्पा मंदिर घुमाया यहाँ बिठाकर, और बहुत अच्छा लगा। और अपने व्यूअर से भी मैं कहती चलूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा कि किताबें पढ़ते रहिए, पढ़ना आपको हमेशा समृद्ध बनाएगा, आप कुछ नया जोड़ पाएंगे अपने अनुभवों में और सीख पाएंगे कुछ नया। तो ये कहते हुए मैं एक बार फिर से अपनी बड़ी बिंदियों से लेना चाहूंगी, और अंशु मैम फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमें हमारे अंजलि, साथ आपका जुड़ने के लिए। बेहद शुक्रिया, और बड़ी बिंदी का भी हृदय तल की गहराइयों से आभार, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, मुझे अपनी मनकही आपसे बताने के लिए, और हार्दिक आभार और प्रणाम। पढ़ते एक बात रहिए। और, जी, पढ़ते रहिए, गढ़ते रहिए। बिल्कुल, यस, बिल्कुल पढ़ते मैम। रहिए, रचते रहिए, गढ़ते रहिए, समृद्ध होते रहिए, यही जीवन है। बिल्कुल। एक बात और अपनी बड़ी बिंदियों को मैं यहाँ पर चलते चलते बताती चलूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाय मी अ कॉफी का लिंक मिलेगा, जिससे आप हमारे लिए कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफीज खरीद सकते हैं। जो धनराशि है ये हमारे कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। ये कहते हुए आज मैं फिर से आप सबसे एक बार विदा लेती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। नमस्कार।